हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, और उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला के एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि देखिएगा, हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है क्या? बी। ए और बी को मिला के हम एक नए सब्सटेंस को फॉर्मेशन कर रहे हैं जिस सब्सटेंस का नाम है सी। जिस सब्सटेंस का नाम क्या है? सी। ठीक है। अच्छा, जो नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इन दोनों से अलग होगी। तो सी को बनाने का जो प्रोसेस है ए और बी से, सी को बनाने का जो प्रोसेस है ए और किससे? बी से, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, केमिकल रिएक्शन आप लोग जब भी पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन जब भी पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज हमको देखने के लिए मिलेगा। केमिकल रिएक्शन में तीन चीज हमको देखने के लिए, तीन नाम हमको सुनने के लिए मिलता है। सबसे पहला नाम रिएक्टेंट क्या होता है? सबसे पहला नाम क्या? रिएक्टेंट। दूसरा नाम आप लोग सुनेंगे प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या सुनेंगे? प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है। और एक नाम इसमें और होगा रिएजेंट का। क्या? रिएजेंट। तो आइए जानते हैं रिएक्टेंट किसे कहेंगे, रिएजेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है। तो रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट यानी कि जिससे मिला के हम नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जिस सब्सटेंस को मिला के हम नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जैसे हमारे पास था ए और बी को मिला के हम सी का फॉर्मेशन कर रहे थे। किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? सी का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ए और बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। ए और बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, क्या? जो नया प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जो नया सब्सटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट समझ में आया, प्रोडक्ट समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि रिएजेंट हम लोग किसे कहते हैं। क्या? रिएजेंट हम लोग किसे कहते हैं? तो ए और बी से हमारा क्या बना? सी। ठीक है। ए और बी को रिएक्शन कराने के लिए जब हम किसी तीसरे कंपाउंड को मिलाते हैं, किसी तीसरे सब्सटेंस को मिलाते हैं ताकि ए और बी का रिएक्शन अच्छे से हो या खराब हो, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिएजेंट कहते हैं। जो नया सब्सटेंस मिलाते हैं ताकि ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी का फॉर्मेशन करे, तो जो ए होता है इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ए को रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या अभी ये समझ में आया कि रिएक्टेंट किसे कहेंगे, रिएजेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट हम लोग किसे कहेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे क्या? मैग्नीशियम। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। क्या? मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसको? मैग्नीशियम के साथ जब भी हम लोग क्या ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट का, हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा MgO। क्या बनेगा? MgO।
मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जिस दो सब्सटेंस को मिला के हम नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। जिस दो नए सब्सटेंस को मिला के हम तीसरा नए सब्सटेंस को बनाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। चलिए उसके बाद देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया है तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है। मैग्नीशियम पहला सब्सटेंस, ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस को मिलाया है तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बात तो समझ में आई, रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट हम लोग किसे कहेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिल सकती हैं उस केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको जो देखने के लिए मिलेगी, कलर चेंज। क्या देखने के लिए मिल सकती है? कलर चेंज होगा, ठीक है। कलर चेंजिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी चीज हमको देखने के लिए मिल सकती है टेम्परेचर चेंज। दूसरी क्या हमको देखने के लिए मिल सकती है? टेम्परेचर में चेंजिंग देखने के लिए मिल सकती है। ओके, तीसरी चीज हमको देखने के लिए मिल सकती है गैस इवोल्यूशन, यानी कि गैस इवॉल्व हो सकता है। गैस क्या हो सकता है? उस केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो सकता है। चौथी चीज हमको क्या देखने के लिए मिल सकती है? पीपीटी फॉर्मेशन, यानी कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो कलर चेंजिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है, या तो टेम्परेचर चेंज हमको देखने के लिए मिल सकता है, या तो गैस का चेंज यानी कि गैस का इवोल्यूशन, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस निकल रहा हो उसमें से, ये भी देखने के लिए मिल सकता है। और हमको पीपीटी यानी कि प्रिसिपिटेट बनते हुए भी दिख सकता है। एक चीज और देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, वो चीज हमारा क्या है? स्मेल चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का स्मेल होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जो प्रोडक्ट का स्मेल होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। स्मेल चेंज हमको देखने के लिए मिल सकता। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन में हमको कलर चेंजिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला इसमें कॉमन एग्जांपल क्या है? कॉमन एग्जांपल जैसे कि कॉमन एग्जांपल, कभी भी आप लोग चूना जानते हैं? चूना, ठीक है, चूना लीजिए। क्या लीजिए? चूना। और इस चूने में हल्दी मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? हल्दी। इस चूने में क्या मिला दीजिए? हल्दी मिला दीजिए। आपको वहीं पे कलर चेंजिंग देखने के लिए मिल सकता है। जैसे चूना और हल्दी को मिलाएंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसका कलर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, लाल हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो कलर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? लाल। जैसे कि चूना का कलर हमको पता है क्या होता है? व्हाइट। चूने का कलर क्या होता है? व्हाइट। हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल, यानी कि रेड। बात समझ में आ रही? अच्छा, हम जानते हैं इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है। चलिए देखेंगे इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है? हमको पता है चूना बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर।
हल्दी क्या होती है? हल्दी एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। और जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे? एसिड और बेस को जब भी आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमको सॉल्ट मिलता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हल्दी हमारा यानी कि चूना यानी कि बेसिक इन नेचर, हल्दी यानी कि एसिडिक इन नेचर, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे क्या बना है? सॉल्ट बना है। क्या बना है? सॉल्ट बना है। ठीक है, तो जो सॉल्ट का कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन इन कलर। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे रिएक्शन करा रहे हैं किसका? चूने का और हल्दी का, हमारा जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ उसका कलर हमको क्या देखने के लिए मिल गया है? रेडिश ब्राउन इन कलर। क्या? रेडिश ब्राउन इन कलर। बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया है? ठीक है, कलर चेंजिंग, कलर चेंज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही हम आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं, आयरन का रिएक्शन किससे? कॉपर सल्फेट से कराते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आयरन का रिएक्शन किससे कराते हैं? कॉपर सल्फेट से, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? FeSO4। क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस C। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में कलर की चेंजिंग कैसे हो रही है। कलर की चेंजिंग क्या कैसे हो रही है? तो हम जानते हैं जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है, कॉपर सल्फेट का कलर वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे जो हमको आयरन सल्फेट मिलता है, क्या मिलता है? आयरन सल्फेट। उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो क्या इस एग्जांपल से समझ में आया कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? गैस इवोल्यूशन। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास? गैस इवोल्यूशन। यानी कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से हम देखेंगे कि कभी कभी गैस निकलता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या निकलता है? गैस निकलता है। तो गैस निकलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो आइए उसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते हैं। क्या? गैस इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गैस इवोल्यूशन में। उसका एग्जाम्पल क्या है कि जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन, जब भी एसिड का रिएक्शन किससे कराते हैं? मेटल से कराते हैं। जब भी एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे? मेटल से कराएंगे, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। और उसके साथ वहां पे हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। वहां पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे एग्जाम्पल, Zn। क्या दिया है यहाँ पे? Zn प्लस HCl। क्या दिया है? Zn प्लस HCl। Zn क्या है? मेटल है। HCl क्या है? हमारा एसिड है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? ZnCl2। और उसके साथ में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा हाइड्रोजन गैस भी क्या निकलता है। ओके, चलिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस भी हमारा क्या निकलता। ओके, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है हमारा? टेम्परेचर चेंज। अगला टॉपिक क्या है हमारा? टेम्परेचर चेंज। कैसे टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान? कैसे टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान? इसको देखा जाए। चलिए हम देखते हैं टेम्परेचर चेंज। ओके, फिर से वही एग्जांपल इसका एक लेते हैं, कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। फिर से क्या कीजिए? चूना लीजिए। क्या लीजिए? चूना। चूना कैसा हो? खड़ा चूना हो। कैसा चूना हो? खड़ा चूना हो। प्लस इस चूने में
पानी मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? पानी। इस चूने में, खड़े चूने में क्या मिला दीजिए? पानी को मिला दीजिए। जैसे जैसे ही इस खड़े चूने में आप पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट अपने आप इवॉल्व हो रहा है। हीट अपने आप क्या यहाँ पे इवॉल्व होता है, यानी कि हीट अपने आप जनरेट हो जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा हीट भी निकलता। इसका एक और एग्जांपल मेरे पास है, वो क्या है, जब भी एसिड में, क्या एसिड में हम पानी मिलाएंगे, एसिड में, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, एसिड को क्या करने के लिए? डाइल्यूट करने के लिए हम पानी मिलाते हैं। यानी कि एसिड में जब भी पानी मिलाएंगे तो वहां पे भी हमारा हीट अपने आप क्या रिलीज होता है, वहां पे भी हीट अपने आप क्या रिलीज होता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि कैसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट भी हमारा निकलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। क्या? अब इसके आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा कौन सा है? प्रिसिपिटेशन का फॉर्म होना, पीपीटी। प्रिसिपिटेशन यानी कि पीपीटी का फॉर्म होना। पीपीटी क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। कौन सा एग्जांपल है? सोडियम सल्फेट का जब भी हम बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट का बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम सल्फेट का बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम क्या होगा? बैरियम सल्फेट। क्या होगा? बैरियम सल्फेट प्लस NaCl यहाँ पे बनेगा। लेकिन जो ये बैरियम सल्फेट है ये सॉलिड के फॉर्म में उस सोल्यूशन में, सॉलिड के फॉर्म में उस सोल्यूशन में, ठीक है, नीचे जाके बैठने लगेगा। मान लो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये बैरियम सल्फेट क्या करेगा? अब सॉलिड मास बन के क्या बेस पे बैठने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट का फॉर्म। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी का फॉर्मेशन या प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, स्मेल चेंज हो जाना। क्या चेंज होना? स्मेल चेंज हो जाना। स्मेल चेंज कैसे होता है? ठीक है, घर में खाना हम लोग रखते हैं, ठीक है, रात में अगर खाना रखे हैं, गर्मी का दिन है तो दोपहर तक या सुबह तक एकदम बासी हो जाती है। तो क्या जो खाना का स्मेल और टेस्ट रात में था, क्या वो सुबह में बासी होने के बाद भी वही खाना का टेस्ट मिलेगा या वही स्मेल मिलेगा? नहीं, उसके स्मेल में क्या हो जाएगी? चेंजिंग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया? खाने में जो फैट और ऑयल है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। यानी कि वहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इसमें हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? जो खाने का स्मेल है और जो खाने का टेस्ट है वो भी हमारा चेंज हो गया है। तो इतनी चीजों से हमने क्या देखा? अभी यहाँ पे इतनी चीजों से हमने अभी क्या देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या चेंज हो रही है? कलर चेंज हो रही है। तीसरी चीज पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथा स्मेल उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और पांचवा गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको देखने के लिए मिलती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने के लिए मिलती। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे इक्वेशन।
उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, इक्वेशन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन करा रहा है उस केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करा रहा है उस केमिकल रिएक्शन का कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा और उसको क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चलिए, तो वर्ड इक्वेशन यहाँ पे सेकंड, चलिए, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, इक्वेशन कैसे, अच्छा, इक्वेशन इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, यानी कि जिस सब्सटेंस को हमने केमिकल रिएक्शन के दौरान लिया है, जिस सब्सटेंस को हमने केमिकल रिएक्शन के दौरान लिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसको क्या यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो सिंबल होगा यहाँ पे उस सिंबल को रिप्रेजेंट करने का काम करें। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था मैग्नीशियम, क्या लिया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन लिया था, वहां पे हमने देखा था क्या, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इसी को जब हम लोग इसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, ऑक्सीजन का सिंबल O। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जिसका सिंबल होता है Mg, क्या होता है, MgO, ठीक है। यहाँ पे इसी जो केमिकल रिएक्शन कराया है उसको जो लिखे हैं उसी लिखने को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट जो किए हैं उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसका इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है, अब सोडियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करा के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराइए, सोडियम और इसको लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, नए प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कराइए, फॉर्मेशन कराइए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, Na2, क्या बनेगा, Na2। एक सवाल हमारा आपसे है, यहाँ पे NaO क्यों नहीं बना, NaO2 ही क्यों बना, NaO यानी कि इस फॉर्मूले पे भी तो बन सकता था सोडियम ऑक्साइड, लेकिन Na2O के ही बेसिस पे क्यों बना। तो आइए जानते हैं, ये इसलिए बनता है क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना होता है हमको, यहाँ पे क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे चार्ज को भी बैलेंस करना होता। जैसे हमको पता है सोडियम के ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है, +1, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज पाया जाता है, -2 का चार्ज पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज पाया जाता। बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, तो क्रिस क्रॉस यहाँ पे हम लोग क्या किया है, इक्वेशन लगाया, ठीक है, क्रिस क्रॉस में तरीके से यहाँ पे क्या किए हैं, केमिकल का फॉर्मेशन किए हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन किया है, इसके चार्ज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके चार्ज को इसके बेस पे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाता है, प्रोडक्ट यहाँ पे Na2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे सोडियम के बेस पे और 1 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के बेस पे,
और ऐसे हम लोग क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन क्या कहलाता है। उसके बाद बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन क्या कहलाता है। आइए देखते हैं बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे और अनबैलेंस इक्वेशन हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों इक्वल हो। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2a प्लस 3c लिए हैं, 2a प्लस 3c, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा हुआ A2C3। प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ क्या हुआ A2C3। ठीक है, तो क्या अगर कोई पूछ ले कि बताइए बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम बैलेंस इक्वेशन कैसे बताएंगे। बैलेंस इक्वेशन हम कैसे बताएंगे, तो बैलेंस इक्वेशन बताने के लिए एक सिंपल सा चीज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख लेंगे प्रोडक्ट को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख लेंगे प्रोडक्ट को लिख लेंगे। बात तो समझ आई। अच्छा, रिएक्टेंट क्या क्या है, ए है प्लस सी है, ए है क्या है और सी है। प्रोडक्ट में क्या है ए है यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या है सी है, ए है और सी है। बात तो समझ आ रही है। अच्छा, ये जो ए है क्या यहाँ पे जो ए है वो कितना है, कितने एटम है दो के, मतलब ए के कितने एटम है दो, सी के कितने एटम है 3। तो यहाँ पे भी मैच करिए, ए के कितने एटम है और सी के कितने एटम है। यहाँ पे भी ए के 2 एटम है और सी के कितने एटम है 3। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का नंबर और प्रोडक्ट का नंबर दोनों जगह बराबर हो। रिएक्टेंट का जो नंबर है उतना वही नंबर किसका है प्रोडक्ट का भी है, यानी कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्या प्रोडक्ट अगर होंगे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद इसी में आ जाता है अनबैलेंस। बताइए क्या होता है, क्या अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब क्या है, अनबैलेंस, अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस रिएक्शन का मतलब वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर ना। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था 2a प्लस 3c। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा a c प्लस, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा a प्लस b3 या c3। ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए। अब इसमें देखिए क्या जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे है। देखिए यानी कि ए के कितने एटम है यहाँ पे 2, सी के कितने हैं 3। यहाँ पे देखें ए का 1 है और सी का कितना है 3 है। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो एटम है क्या इक्वल है, सामान्य है, नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों क्या है अलग अलग। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या अनबैलेंस रिएक्शन कहते। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसके आगे देखेंगे क्या टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमको तो 3 तरीके के मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक है। अच्छा, पहला मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा मिलेगा कौन सा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा क्या मिलेगा, लमसम चार ही है, लमसम कितने हैं, चार ही हैं इसमें, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा न्यूट्रलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें। फिर से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A प्लस बी, जैसे A प्लस बी को मिला के हमने क्या बना दिया, AB, यानी कि दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के हम क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगला जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए आइए इसको भी जानते हैं। चलिए, तो डिकम्पोजिशन यानी कि जहाँ पे एक सब्सटेंस से क्या, एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, जहाँ पे एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ए बी, क्या ए बी से हम लोग ए प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी से हम लोग क्या ए प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, वहां पे हीट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिकम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहे हैं। कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट की वजह से, जहाँ पे हीट की वजह से रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो। जहाँ पे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्टेंट को हमने हीट सप्लाई किया, अब ये रिएक्टेंट चेंज होके, ठीक है, दो प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट का यूज करके, किसका यूज करके, हीट का यूज करके क्या दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी
या करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से एक रिएक्टेंट, ठीक है, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे सनलाइट की वजह से, क्या? सनलाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ दिया हुआ टू एजीसीएल। एजीसीएल का मतलब सिल्वर क्लोराइड। इसका मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एजीसीएल। जहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन इसमें से अलग अलग हो जाए, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला रिएक्शन कौन सा हमारा? चलिए, अगला रिएक्शन जो है एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग किसे कहेंगे? ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है उसके जगह से, ठीक है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? उसके जगह से डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन को गेन करने का काम करता है, उसके पोजीशन पे जाके बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक है, दो रिएक्टेंट है, ए है प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या होता है कि एक वाला दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस का मतलब उसके जगह, मतलब उसको हटा के उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए है, क्या है? हमारे पास ए है। अब ये क्या करेगा? ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। ए से क्या है? ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव। मान लीजिए ए एक मेटल है और ये भी हमारा एक मेटल कंपाउंड है। ये क्या हमारा? बेसी मेटल कंपाउंड। बीसी हमारा क्या है? मेटल कंपाउंड। तो ये जो मेटल है और यहाँ पे मेटल कंपाउंड में बी मेटल है, ये हमारा क्या है? ये भी मेटल है। अब ए वाला जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी वाले मेटल से। ए वाला जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? बी वाले मेटल से। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा, अब ये कहेगा कि हम तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये मेटल कंपाउंड हम बनाएंगे। क्या करेगा?
ये बोलेगा कि मेटल कंपाउंड जो तुम बना के बैठे हो वो मेटल कंपाउंड हम बना के बैठेंगे और तुम यहाँ से जाओ। तो इस रिएक्शन में क्या देखने के लिए हमको मिलेगा, रिएक्शन जैसे ही होगा यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो BC का नहीं बनेगा, वो किसका बनेगा, AC का कंपाउंड बनेगा और B हमारा अलग हो जाए। B क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कराने जाएंगे, क्या कराने जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी हम कराने जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो दिक्कत वही सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है। चलिए यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि जिंक है, जैसे कि क्या है, जिंक है और कॉपर सल्फेट, जिंक है और क्या है, कॉपर सल्फेट। हम जानते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, जिंक की रिएक्टिविटी क्या, कॉपर से ज्यादा होती है। कोई दिक्कत, अब ये क्या, जिंक क्या करेगा, ये कॉपर के पास जाएगा, जिंक क्या करेगा, ये कॉपर के पास जाएगा और कॉपर से बोलेगा कि हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्या बोलेगा, कि हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसीलिए ये क्या करेगा, जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर के जगह पे ये जिंक जाके बैठ जाएगा और अपना प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर को यहाँ पे अलग हटा देगा। तो ऐसा रिएक्शन, जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अपने से क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या, उसके जगह से डिस्प्लेस, यानी कि यहाँ से इसको हटा के भगा देगा, यानी कि यहाँ से इसको हटा के क्या करेगा, भगा देगा और उसके पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा और अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में को कराने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट नहीं देखते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट नहीं देखते हैं, नहीं देखते, कोई दिक्कत, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट हम लोग नहीं देखते हैं। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे AB है, CD है, AB है और CD, दो कंपाउंड है यहाँ पे, एक AB है और एक CD है। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, A जाके C की जगह पे बैठ जाएगा और C जाके A की जगह पे बैठ जाएगा। क्या होगा, A जाके C की जगह पे बैठ जाएगा और C जाके हमारे A की जगह पे बैठ जाए। ठीक है, तो जहां पे भी ऐसा रिएक्शन होगा जहां पे आयंस एक्सचेंज होंगे, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बातें समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हैं Na2SO4 और BaCl2 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो सोडियम होगा, सोडियम जाके बैरियम की जगह पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, सोडियम जाके बैरियम की जगह पे बैठ जाएगा और बैरियम जाके सोडियम की जगह पे बैठ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा।
तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बातें समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया है कि जब भी एसिड और बेस, क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसिड एसिडिक इन नेचर होता है, बेस हमारा बेसिक इन नेचर होता है, और सॉल्ट हमारा न्यूट्रल इन नेचर होता है। सॉल्ट हमारा क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा और वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज में खो देगा और बेस अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे खो देगा, दोनों क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, इसको हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन। अगला टॉपिक क्या हम लोग का? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का देखेंगे दो डिफिनेशन होते हैं। ऑक्सीडेशन के कितने डिफिनेशन होते हैं? दो डिफिनेशन होते। सबसे पहला जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है क्लासिकल, यानी कि जो पुराना डिफिनेशन है। पुराना जो डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन का क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर से सुनिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का जो दूसरा क्या है यहाँ पे डिफिनेशन है वो होता है, ये मॉडर्न डिफिनेशन है। कैसा है? मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन जो है ये क्या कहेगा? मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Loss of electron is known as oxidation. For example, Fe है, Fe +2 इलेक्ट्रॉन में निकल गया। क्या आयरन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? आयरन में से क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यानी कि ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाए। क्या बात है समझ में आई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन हम लोग किसे कहते हैं। क्या रिडक्शन हम लोग किसे कहेंगे? ठीक है, रिडक्शन। तो चलिए, रिडक्शन के भी दो डिफिनेशन होते हैं। क्या होता है? रिडक्शन के भी दो डिफिनेशन होते हैं। सबसे जो पहला डिफिनेशन इसका होगा क्या? सबसे पहला डिफिनेशन क्या कहेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हमारे सिलेबस में यही वाला डिफिनेशन है। हमारे सिलेबस में क्या है? ये सिंपल वाला डिफिनेशन है। लेकिन एक मॉडर्न डिफिनेशन जो आगे काम आएगा वो क्या होता है? जैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीडेशन में क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जैसे Cu+2, यानी कि +2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। Cu+2 को क्या 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? Cu बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, आयन से एटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, क्या है 2Cu प्लस O2 चेंज इनटू 2Cu, यानी कि कॉपर को क्या दिए, ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, यहाँ पे ऑक्सीजन आके ऐड हो गया कॉपर में, ऑक्सीजन क्या कॉपर में ऐड हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। रिडक्शन का भी ले लिया जाए, क्या रिडक्शन का भी। रिडक्शन में आपने क्या दिया है, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। ये क्या हो गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और क्या बचा, बस कॉपर बचा। क्या बचा, बस कॉपर बचा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। मान लीजिए इसी रिएक्शन में एक ही रिएक्शन हमको देके बोल दे कि कहाँ ये वाला रिएक्शन में बताइए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। क्या बात समझ में आ रही है। ओके, हम लोग ये देखेंगे कि CuO कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है। अगर इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम लोग बोलते। कोई दिक्कत, चलिए ओके। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या हो, निकलना। एक्सो का मतलब क्या हो गया, निकलना। जिस रिएक्शन में हीट अपने आप निकलता है, जिस रिएक्शन में
हीट क्या अपने आप निकलता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। देखना है आपको, जिसमें हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, ठीक है। या सिंपल समझ लो, जिस रिएक्शन में हीट अपने आप इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल बर्निंग हो गया, किसी भी फ्यूल को जलाओ, ठीक है, रिस्पायरेशन प्रोसेस हो गया, और क्विक लाइम प्लस वाटर हो गया, यानी कि चूना और पानी। चूना को पानी में डालोगे, खड़ा चूना को पानी में डालोगे, वहां से भी हीट इवॉल्व हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ओके। उसके बाद आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। उसके बाद कौन से रिएक्शन पे आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, फिर से सुनिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन में हीट, जिस रिएक्शन में क्या हीट हमको सप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है। देखिएगा दो तरीके के रिएक्शन, एक को हम लोग हीट, एक में से हीट निकल रहा था, एक में से क्या हीट निकल रहा था, और दूसरा रिएक्शन यानी कि इंडो, जिसमें हम लोग हीट क्या सप्लाई करते हैं, या वो रिएक्शन होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखे थे, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई किया है, क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट यहाँ पे सप्लाई किया है, यानी कि हमने दिया है और इसने एब्जॉर्ब किया है, तब जाके ये केमिकल रिएक्शन किया है और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट हम लोग क्या देते हैं, हीट क्या देते हैं रिएक्शन को कराने के लिए, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद कोरोजन क्या होता है, उसके बाद कोरोजन क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, कोरोजन। कोरोजन यानी कि लोहे में जंग लगने का प्रोसेस। कोरोजन यानी कि क्या, लोहे में जंग लगने का प्रोसेस। मेटल का रिएक्शन, यानी कि कोरोजन, ठीक है। कोरोजन हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें मेटल का रिएक्शन, ठीक है, किससे हो रहा है, मॉइस्चर और केमिकल ऑक्सीजन से, मॉइस्चर और क्या ऑक्सीजन से। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मेटल का रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, उससे रिएक्ट करके आयरन में क्या होता है, आयरन रस्टिंग होने लगता है। आयरन क्या होता है, आयरन में रस्टिंग होने लगता है। जैसे कि देखेंगे हमारे पास 4Fe प्लस 3O2, यानी कि आयरन हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और किससे रिएक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, वाटर से, और किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखेंगे एक सेकेंड, और ये रिएक्ट करके बना रहा हमारा Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड। क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड डॉट XH2O, फेरस ऑक्साइड डॉट XH2। ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये जो फेरस ऑक्साइड बन रहा है आयरन के सरफेस पे,
यही हमारे जो आयरन का मेटल होता है उसको खाने का काम, ईटिंग ऑफ आयरन का काम करते हैं। यानी कि जो जंग लग रहा है, ठीक है, आयरन पे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करेंगे। बचाव क्या है? तो सबसे पहला जो बचाव है, पेंटिंग। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑयलिंग कर सकते हैं। तीसरा काम, पहला काम क्या, पेंटिंग का, पेंटिंग कर सकते हैं। दूसरा काम ऑयलिंग कर सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, अच्छा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, बात ये समझेंगे कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करना या लेयरिंग करना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा नकली सोना मिलता होगा, ठीक है, किसी भी कोई भी मेटल है उस पर सोने की परत हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, सोने की लेयरिंग कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलॉय का फॉर्मेशन करना, ये सारे जो तरीके हैं वो क्या है, प्रिवेंशन। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, उस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किसे कहेंगे, रेंसिडिटी वो प्रोसेस होता है जब हमारे घर में रखा हुआ कोई भी ऑयली सब्सटेंस, कोई भी ऑयली सब्सटेंस, जैसे सब्जी हो गया या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जिसमें फैट हो, ऑयल और फैट हो, ठीक है, ऑयल और फैट, ठीक है, हमारे घर में रखा हुआ ऑयल और फैट का जब ऑक्सीडेशन होने लगे, ठीक है, हमारे घर में जो ऑयल यानी कि खाना है, मान लीजिए कोई भी खाना है, रात में रखते हैं सुबह तक खराब हो जाता है, रात में रखते हैं सुबह तक क्या हो जाता है, खराब, यानी कि उस खाने के साथ क्या हुआ है, उस खाने के साथ क्या हुआ है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया है, वो खाना हमारा, उस खाने में मौजूद जो ऑयल है या जो फैट है उसने क्या किया है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया है और उस खाने को खराब कर दिया है, उस खाने को क्या खराब करने का काम किया, जिसके वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या आ रहा समझ में, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी क्योंकि आज पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कमियां रह गई होंगी एक्सप्लेन करने में, या तो ये जो बोर्ड है, ठीक है, उसमें, तो उस कमियों को ना देखते हुए जो समझाया है आज के क्लास में, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा।